गवादर बलूचिस्तान के मकरान कोस्टल बेल्ट पर वाक़या ये साहिली शहर जो कि 12 किलोमीटर लंबी और सतह समंदर से 150 मीटर ऊंची एक इस्तमस पर वाक़या है, जो गवादर को इस कदर मुनफरद बनाती है। अब जियोलॉजिकल टर्म्स में इस्तमस ज़मीन की एक ऐसी पट्टी को, एक ऐसी स्ट्रिप को कहा जाता है जो समंदर पर वाक़या ज़मीन के दो टुकड़ों को, दो लैंड मैसेस को आपस में जोड़ती है। इसी इस्तमस पर मौजूद होने के बायस गवादर को इसकी मुनफरद जोग्राफियाई शक्ल मिलती है, जिसकी मुमासलत एक हैमर हेड शार्क के सर से। और इन तमाम फीचर्स के साथ साथ गवादर एक डीप सी पोर्ट की हैसियत भी रखता है और अरेबियन सी के गर्म पानियों से वाबस्तगी के बायस इट इज़ परफेक्ट फॉर मैरीटाइम ट्रेड ऑल ईयर अराउंड। कभी पानी जमता नहीं और कभी पोटेंशली शिप्स रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि गवादर जैसा एक जोग्राफिकल हीरा, एक जोग्राफिकल जेम कई दहाइयों से अपनी हकीकी पोटेंशियल पर पूरा उतरने में नाकाम रहा है, तो ये बात गलत ना हो। जब शी जिनपिंग ने 2013 में चाइना की मईशत को डाइवर्सिफाई करने के लिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का आगाज़ किया, तो सीपैक महज एक तसव्वुर से, एक आइडिया से तब्दील होकर एक फॉर्मल प्लान बना। हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर्स की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर मबनी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का महवर मरकज़ गवादर बन गया। सीपैक को पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर का नाम दिया गया। Now the question arises कि क्या एक दिहाई से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद is CPEC still the game changer we thought it would be? I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained. पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त गवादर का कंट्रोल रियासत ओमान के हाथों में था, लेकिन जब गवादर के नवाब कलात ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया तो ओमान कंट्रोल गवादर में एक प्रो पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई। और जब हुकूमत पाकिस्तान ने गवादर का 1957 में एक जियोलॉजिकल सर्वे किया, एक रिकॉनेसांस किया, तो ये बात मज़ीद नुमाया हो गई कि गवादर मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तिजारत और मईशत के लिए कितना अहम साबित हो सकता है। इस जियोलॉजिकल सर्वे से हमें पता चला कि गवादर के डीप सी पोर्ट होने के बायस बड़ी कैरियर शिप्स को इसमें डॉक किया जा सकता है और छोटी शिप्स का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, विच ऑफ कोर्स मीन्स मोर लुक्रेटिव ट्रेड। और जियोग्राफियाई तौर पर गवादर एक ऐसे रूट पर वाक़या है जिस पर दुनिया की 20% ट्रेड होती है और मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल ट्रेड इन द वर्ल्ड गोज ऑन हियर एज वेल। गवादर की इस सिग्निफिकेंस को जानकर उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून ने अपनी बेगम वक़ारुन्निसा नून के साथ उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी ओमान की हुकूमत और ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ मुकालमात का सिलसिला शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान गवादर को, जो कि ओमान के कंट्रोल में सन 1784 से था, $3 मिलियन के एवज़ हासिल करने में 7 सितंबर 1958 को कामयाब हुआ। By Pakistan with full sovereign rights. The people of Gwadar have joined the people of Pakistan and the whole of Gwadar. और यूँ शुरू हुआ गवादर को इसकी फुल पोटेंशियल पर फंक्शनल करने का सफ़र। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के पास गवादर को एक फुल फ्लेज पोर्ट में तब्दील करने के वसाइल ना थे और गवादर की प्रोग्रेस का सफ़र काफ़ी हद तक एक स्टेलमेट पर रहा। फिर 1970 की दहाई के आगाज़ में याहिया खान एडमिनिस्ट्रेशन ने निक्सन को और यूएस को गवादर की डेवलपमेंट में हिस्सादार बनने की पेशकश की, लेकिन उस वक्त वियतनाम में उलझे अमेरिका ने याहिया खान की इस ऑफ़र को रद्द कर दिया। याहिया खान ने हत्ता के निक्सन को ये भी पेशकश की कि वो गवादर को एज अ नेवल बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन निक्सन वॉज सिंपली नॉट इंटरेस्टेड और गवादर पर काम 20वीं सदी में काफ़ी हद तक ठहराव का शिकार रहा। और इसके मातहत इंज़माम के वक्त जो गवादर के लोगों को इकोनॉमिक प्रोग्रेस का वादा किया गया था, वो भी महज एक वादा ही रहा। लेकिन 21वीं सदी के आगाज़ में मुशर्रफ दौर में चाइना के साथ कोलैबोरेट करके गवादर की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ और 22 मार्च 2002 को इसकी स्टेज 1 की तकमील हुई। और स्टेज 1 की इफ्तिताही तकरीब में मुशर्रफ ने गवादर को पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार इकनॉमिक प्रोग्रेस की कुंजी करार दिया और लफ्ज़ गेम चेंजर गवादर के साथ मुंसलिक होकर पाकिस्तान के मुआशी स्फेयर्स में पहली दफ़ा फ्लोट करने लगा।
फिर मुशर्रफ दौर ही में गवादर का कॉन्ट्रैक्ट चाइना से लेकर 2007 में सिंगापुर की PSA को थमा दिया गया और फिर वापस चाइना को। और एडमिनिस्ट्रेशन की इस मुस्तकिल तब्दीली और पाकिस्तानी सियासत की इंस्टेबिलिटी के बायस गवादर दफ्तरों का गिरद करने वाली एक फाइल में तब्दील हो गया और गवादर महज सियासतदानों के इलेक्शन के दिनों में किए जाने वाले वादों के एक स्लोगन में तब्दील हो गया। But the game changed when in 2013 Xi Jinping announced his One Belt One Road initiative. पहली सदी ईस्वी में जब चाइना की जिन डायनेस्टी दुनिया की नुमायां कुव्वत थी तो रेशम की तजारत के लिए जो रूट्स इस्तेमाल होते थे इन्हें कलेक्टिवली सिल्क रोड का नाम दिया गया। अब सिल्क रूट की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पूरे बरे आज़म एशिया के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस रूट के जरिए पूरे कॉन्टिनेंट में ट्रेड का एक नेटवर्क बिछा था और उस वक्त चीन ग्लोबल GDP का 50% हिस्सा था। तो चीनी रियासत और कौम के लिए सिल्क रूट चीन की रिच हिस्ट्री और ग्लोबल डोमिनेंस की एक यादगार है और शी जिनपिंग के वन बेल्ट वन रोड को चीन में सिल्क रूट के एक रिवाइवल और चीन के दोबारा राइज टू ग्लोबल डोमिनेंस के जामिन के तौर पर देखा गया और दुनिया की 60 से ज़्यादा ममलिकतों पर मबनी और दुनिया की 30% GDP पर मुश्तमिल ये मंसूबा चीन की इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकल सेंटर बन गया और जहां वन बेल्ट वन रोड के ऐलान के साथ चीन में जश्न का समा था वहीं इट ब्रॉट ग्रेट प्रॉमिस टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर शी जिनपिंग के इस प्लान का जायजा लिया जाए तो गवादर इसकी कल्मिनेशन है, इसका क्राउन ज्वेल है, इसका निचोड़ है। चीन के मगरब में वाक़या शहर काशगर से गवादर तक का जो रूट है इसके ज़रिए चीन को इंडियन ओशन और मशरक़ वस्ता तक रसाई का एक शॉर्टकट मिलता है और घूम के साउथ ईस्ट एशिया बेल्ट जो कि मलेशिया और सिंगापुर के करीब से गुजरती है और कई अमरीकी एलाइज से लदी पड़ी है। उभरती सुपर पावर चीन और एग्जिस्टिंग सुपर पावर अमेरिका के माबैन किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के सूरत में गवादर रूट के होने के बायस चीन की फ्यूल तक रसाई नहीं रुक सकती। यानी इस वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव में गवादर की शमूलियत चीन के लिए लाजिम थी। और जब 2013 में नवाज शरीफ के दौर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का ऐलान किया गया तो बहुत से एनालिस्ट ने इसको एक गेम चेंजर का नाम दिया। मुल्क भर में जश्न का समा था। पाकिस्तान के नौजवानों ने चाइनीज लैंग्वेज क्लासेस में एनरोल करना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल चीन के साथ हमेशा के लिए वाबस्ता हो गया था और चीन के शहर काशगर से गवादर तक 3000 किलोमीटर पर स्ट्रेच्ड आउट इंफ्रास्ट्रक्चर का वो नेटवर्क जिसे CPEC कहा जाता है, इसमें रेल रोड्स, मोटरवेज और पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का एक जाल बिछाना भी प्लान का हिस्सा था जो पोटेंशियली पाकिस्तान का मुकद्दर बदल देगा। बट द की वर्ड बीइंग पोटेंशियली, क्योंकि लगभग एक दिहाई से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी CPEC के वाज़े असरात देखने को नहीं मिल रहे। चीन की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यूएशन 2013 में 45 अरब डॉलर थी, अब बढ़कर इसकी वैल्यूएशन 65 अरब डॉलर हो चुकी है। लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी सन 2015 के बाद से CPEC की प्रोग्रेस में कुछ ज़्यादा सुबक रफ्तारी देखने को नहीं मिली, बल्कि the progress has pretty much slowed down over the last few years. चीनी वर्कर्स और इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देने के लिए गवादर में हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई, रास्ते हमवार किए गए, लेकिन 2015 से CPEC की प्रोग्रेस में जो कमी देखने को मिली इसके बायस बीजिंग से दबाव बढ़ना शुरू हुआ और 2019 में बीजिंग के दबाव के बायस सदर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस पर पाकिस्तान में CPEC अथॉरिटी कायम की गई जिसका सरासर काम चीन के साथ CPEC की प्रोग्रेस को कोऑर्डिनेट करना था। और जब CPEC ने गेम चेंज करने में ज़रा ताख़ीर की तो इस अथॉरिटी को एक गेम चेंजर का नाम दे दिया गया, लेकिन महज अथॉरिटीज़ कायम करना सलूशन फराहम करने के मुतरादिफ नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस अम्र की है कि एक कॉन्क्रीट प्रोग्रेस और ग्राउंड वर्क का मुजाहरा किया जाए, क्योंकि मुल्क भर में कई हलके ऐसे हैं जो CPEC में इस ताख़ीर को, CPEC के क़याम में उसकी फुल फंक्शनैलिटी में इस ताख़ीर को कमज़ोरी के तौर पर देखते हैं और हम्बनटोटा श्रीलंका में होने वाले वाक़यात से मंसूब करते हैं।
जिसमें हमटोटा का पोर्ट जो कि इन्वेस्टमेंट की एवज मुआशी आउटकम देने में नाकाम रहा और श्रीलंका को इसका मुकम्मल कंट्रोल चीन के हवाले करना पड़ा। तो यहाँ पे कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 की भी आवाज़ें लगाई जाती हैं, बट विल नॉट टॉक अबाउट दैट। अब जब सीपैक का ऐलान किया गया था तो दानिश्वरों की जानिब से इसको महज चीन और पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बड़े स्केल का मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट कहा गया था, जो कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और हत्ता के रशिया के लिए भी और दीगर हिस्से के ममालिक के लिए इंटरेस्ट्स रख सकता है। लेकिन सीपैक को मल्टीलैटरल बनाने के लिए पहले इसे पाकिस्तान और चीन के लिए फंक्शनल बनाना ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान और चाइना के लिए फाइनेंशियली लुक्रेटिव नहीं होगा तब तक ये तमाम रियासतें ऑन द फेंस ही रहेंगी, जिस तरह आज ईरान है और सेंट्रल एशियन ममालिक है। इसके साथ साथ सीपैक में ताख़ीर के बायस बलूचिस्तान के लोगों में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक जैसा कि उनसे वादा किया गया था सीपैक उस तरह से आउटकम्स डिलीवर नहीं कर पाया, नताइज नहीं दे पाया। तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए कोई कॉन्क्रीट आउटकम्स ना होने के और ताख़ीर के बायस बलूचिस्तान में तहरीककार अवामिल का नैरेटिव मजबूत होता जा रहा है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने वीडियो के आगाज़ में जो सवाल उठाया था कि क्या सीपैक वाकई एक गेम चेंजर है, तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल हो जाता है। If we take into account everything we've discussed so far, तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि सीपैक फ़िलहाल गेम चेंजर की हैसियत नहीं रख सकता, लेकिन potentially it can be the biggest thing to have ever happened in the history of Pakistan's economic progress.